मैं यहाँ पे आज ये चर्चा नहीं करूंगा कि रणवीर ने जो भी कहा वो उचित था कि अनुचित था। इस बात का फैसला मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, देश के कोर्ट्स पर छोड़ता हूँ। कई लोगों को तो ये भी लगता है कि फेमस होने के लिए अश्लीलता एक इजी रेसिपी है। अगर उस कंटेंट में ये कैपेबिलिटी है कि वो किसी को भी डिप्रेव एंड करप्ट कर सकता है, मतलब किसी को भी गलत आचरण फॉलो करने के लिए मजबूर कर सकता है या मजबूर करता है, तो भी वो कंटेंट सेक्सुअल कहा जा सकता है। हाय, हाउ आर यू? रिसेंटली यूट्यूब शो इंडिया गॉट टैलेंट के प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। वहां पर फेमस यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया ने माँ बाप के शारीरिक संबंधों को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की। उस टिप्पणी को लेकर पूरे देश में विवाद हुआ, जिसकी चर्चा सड़क से लेके संसद तक हुई। तरह तरह के लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी। जैसे शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना ने कहा कि रणवीर को गधे पे बिठाकर काला मुंह करके घुमाना चाहिए। वहीं कॉमेडियन भारती जो उनके सपोर्ट में नजर आई। मैं यहाँ पे आज ये चर्चा नहीं करूंगा कि रणवीर ने जो भी कहा वो उचित था कि अनुचित था। इस बात का फैसला मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, देश के कोर्ट्स पर छोड़ता हूँ। तो मैं आज डिस्कस करूंगा कि अश्लीलता को लेकर भारतीय संविधान क्या कहता है, भारतीय कानून क्या कहता है, और दुनिया के सबसे बेहतरीन कानून अश्लीलता को लेकर क्या कहते हैं। मैं यह भी आज डिस्कस करूंगा कि भारत का इतिहास आर्टिस्टिक फ्रीडम और अश्लीलता को लेकर कैसा रहा है। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लाइक, कमेंट और शेयर के साथ अपने रिस्पॉन्स को जरूर दें। आपका रिस्पॉन्स हमारे लिए मैटर करता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि भारतीय संविधान क्या कहता है। देखो, पूरी दुनिया में चाहे वो कोर्ट्स हो, चाहे वो फिर कानून हो, हमेशा उनके सामने एक चैलेंज रहता है कि कैसे करके आर्टिस्टिक फ्रीडम और मोरालिटी एंड डिसेंसी को बैलेंस किया जाए। आर्टिस्टिक फ्रीडम बहुत जरूरी होती है। कैसे? मैं इस पर कुछ फेमस आर्टिस्टों के विचार रखता हूँ। पिकासो कहते हैं, आर्ट इज नेवर चेस्ट, इफ इट इज चेस्ट देन इट इज नॉट आर्ट। मतलब आर्ट कभी भी पवित्र नहीं होता है। अगर आर्ट को पवित्रता के दायरे में रखकर बनाया जाए तो फिर वो आर्ट आर्ट नहीं रहता है। इसी तरह से काफका कहते हैं, इफ देयर इज नो फ्रीडम देन देयर इज नो आर्ट। तो बिना फ्रीडम के आर्ट बनाना संभव नहीं है। तो आर्टिस्टिक फ्रीडम बहुत जरूरी होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग आर्टिस्टिक फ्रीडम के नाम पर अश्लीलता शुरू कर देते हैं। कई लोगों को तो यह भी लगता है कि फेमस होने के लिए अश्लीलता एक इजी रेसिपी है। तो भारतीय संविधान आर्टिस्टिक फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जो कहता है कि देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब बोलने की और अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति कई तरह से होती है। अभिव्यक्ति लिखकर की जाती है, अभिव्यक्ति पेंटिंग करके की जाती है, अभिव्यक्ति वीडियो बनाकर की जा सकती है, और अभिव्यक्ति गाना गाकर की जा सकती है। तो हमारे यहाँ पर भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है। क्या ये आजादी अनलिमिटेड है? नहीं, इस आजादी पर प्रतिबंध है। प्रतिबंध क्यों है? कि कहीं लोग आर्टिस्टिक फ्रीडम को एंजॉय करते करते मोरालिटी और डिसेंसी ना भूल जाए। तो इसलिए भारतीय संविधान में 10 तरह के प्रतिबंध हैं, जैसे सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर। उन्हीं 10 में से 2 प्रतिबंध हैं, मोरालिटी एंड डिसेंसी, मतलब नैतिकता और
अगर आप कुछ भी कंटेंट बनाते हैं तो वो कंटेंट डिसेंट रहना चाहिए, अश्लील नहीं हो जाना चाहिए। इस बात को भारतीय संविधान विशेष ध्यान रखता है। तो अब हम बात करते हैं कि भारतीय कानून क्या कहता है। तो अश्लीलता को डील करने के लिए भारत के कानून में बीएनएस है, मतलब भारतीय न्याय संहिता, जो पहले आईपीसी हुआ करती थी, जिसको अब हम बीएनएस कहते हैं। बीएनएस के सेक्शन 294 से लेकर 296 के बीच में अश्लीलता को डील करने के प्रावधान लिखे हुए हैं। सेक्शन 294 अश्लीलता को परिभाषित करता है, अश्लीलता की डेफिनेशन देता है। क्या वो डेफिनेशन देता है? सेक्शन 294 कहता है कि अगर कोई भी कंटेंट या कोई भी मटेरियल जो बहुत ही ज्यादा लेसिवियस है, लेसिवियस मतलब ओवरली सेक्सुअल है, तो फिर वो अश्लील कहा जा सकता है। या कोई भी कंटेंट या मटेरियल जो प्यूरियंट इंटरेस्ट को अपील करता है, मतलब लोगों को अधिक कामुक होने के लिए प्रेरित करता है, तब भी उस कंटेंट को अश्लील कहा जा सकता है। और फिर ये कहता है कि अगर कोई भी कंटेंट, अगर उस कंटेंट में ये कैपेबिलिटी है कि वो किसी को भी डिप्रेव एंड करप्ट कर सकता है, मतलब किसी को भी गलत आचरण फॉलो करने के लिए मजबूर कर सकता है या मजबूर करता है, तो भी वो कंटेंट सेक्सुअल कहा जा सकता है। तो भारतीय संविधान में ये परिभाषा दी गई है। और आर्टिकल 296 ऑफ बीएनएस कहता है कि अगर कोई भी कंटेंट अगर सेक्सुअल है या अश्लील है तो किसी भी इंसान को 3 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये तो हुए भारतीय कानून की बात। अब मैं बात करूंगा कि कोर्ट्स में जब केस जाते हैं तो कोर्ट कैसे तय करते हैं कि ये कंटेंट यहां तक तो आर्टिस्टिक है, लेकिन इससे ऊपर जाते ही ये अश्लील हो गया है। कैसे वो लाइन ड्रॉ होती है जहां ये तय होता है कि इस हद तक तो कंटेंट आर्टिस्टिक कहा जा सकता है, लेकिन इससे ऊपर जाएगा तो कंटेंट अश्लील हो जाएगा। वो क्या दायरे हैं, तो उन दायरों को हम समझते हैं। कोर्ट कैसे समझता है? तो पूरी दुनिया में ज्यादातर कोर्ट्स, भारत के कोर्ट्स को मिलाकर 3 तरह के टेस्ट पर निर्भर रहता है अश्लीलता को प्रमाणित करने के लिए या चेक करने के लिए। वो 3 टेस्ट क्या क्या हैं, उनको मैं एक एक करके समझाता हूं। पहला टेस्ट है हिकलिन टेस्ट। ये टेस्ट इंग्लैंड में इमर्ज होता है क्वीन वर्सेस हिकलन केस के दौरान। इस केस को रेजिना वर्सेस हिकलन भी कहा जा सकता है। रेजिना का मतलब क्वीन ही होता है, क्वीन को लैटिन में रेजिना कहते हैं। इस केस की वजह है एक किताब। इस किताब का नाम है कन्फेशन अनमास्क्ड। यह किताब चर्च के द्वारा किए जाने वाले एक्सप्लॉयटेशन को उजागर करती है। कैसे, मैं समझाता हूं। जो कैथोलिक चर्च होते हैं, उन चर्चों में पुराने समय में एक प्रथा थी लेटर ऑफ इंडल्जेंस की। क्या है वो प्रथा? वो प्रथा में अगर कोई भी इंसान कुछ गलत काम करता है या कुछ पाप करता है, तो ये प्रथा कहती है कि वो आदमी अगर चर्च जाए और फादर के सामने अपने गुनाहों को कन्फेस कर दे, अपने पाप को कन्फेस कर दे, और फादर जो है एक लेटर बना के दे दें, जिस लेटर में लिखा होगा कि आपको सारे पापों से मुक्त किया जाता है, उस लेटर को कहा जाता है लेटर ऑफ इंडल्जेंस। तो चर्च के फादर क्या करते थे, इस लेटर ऑफ इंडल्जेंस बनाने के लिए लोगों को कई तरह से एक्सप्लॉइट करते थे। तो इस किताब में वही सब लिखा हुआ है। इस किताब में लिखा है कि लोग किस किस तरह के काम करते हैं, चर्च उनको किस तरह से एक्सप्लॉइट करता है। तो इसमें कुछ पेजेस ऐसे भी हैं जिन पेजेस में लोगों के अश्लील चरित्र का वर्णन है। तो इस वजह से इस किताब को कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो कोर्ट में हिकलिन टेस्ट प्रोनाउंस किया गया। हिकलिन टेस्ट कहता है कि एनी मटेरियल और एनी एक्ट दैट कैन करप्ट और डिप्रेव द पर्सन who is open to such immoral offenses and likely to commit the crime। मतलब कोई भी मटेरियल जो लोग मानसिक तौर पर कमजोर हैं या जो लोग इस मटेरियल को पढ़कर या देखकर
गलत आचरण कर सकते हैं, ऐसे लोगों पर इस मटेरियल का टेस्ट होना चाहिए। और अगर इस मटेरियल का असर उन लोगों के दिमाग पर पाया जाता है तो इस मटेरियल को अश्लील करार दिया जाए। इस टेस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यह टेस्ट मानसिक कमजोर लोगों पर और जिन लोगों की बहुत अधिकतर संभावना है कि वो गलत आचरण कर सकते हैं उन पर किया जाता है। तो इस तरह से कि अगर कोई भी कंटेंट किसी न किसी तरह से कमजोर मानसिक लोगों को प्रभावित तो कर ही सकता है, तो फिर तो कोई भी कंटेंट कभी पब्लिश ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो किसी न किसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को इफेक्ट करेगा। तो इस टेस्ट की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यह उन लोगों पे टेस्ट होता है जो लोग कमजोर हैं, इसलिए ये आर्टिस्टिक फ्रीडम को बहुत हद तक लिमिट करता है। दूसरा टेस्ट है कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट। ये टेस्ट इमर्ज होता है यूएसए में रॉथ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट केस के दौरान। यह टेस्ट क्या कहता है? यह टेस्ट कहता है कि कोई भी पर्सन जो सामाजिक मूल्यों को अवधारण करता है, मतलब मानता है सामाजिक मूल्यों को और समाज का बेहतर इंसान है और उसके पास ठीक ठाक बुद्धि है, अगर यह मटेरियल उस तरह के आदमी को करप्ट कर सकता है या डिप्रेव कर सकता है तो फिर यह मटेरियल अश्लील कहा जाएगा। तीसरा टेस्ट है मिलर टेस्ट। यह टेस्ट इमर्ज होता है यूएसए में मिलर वर्सेस स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया केस के दौरान। इसमें कोर्ट ने 3 क्राइटेरिया दिए हैं। वो 3 क्राइटेरिया क्या क्या हैं? पहला क्राइटेरिया तो कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट ही है। दूसरा क्राइटेरिया कहता है कि अगर कोई भी एक्ट पेटेंटली ऑफेंसिव है और सेक्सुअल है, मतलब कोई भी एक्ट या कोई भी किताब इस तरह से प्रदर्शित की गई है कि वो ऐसा लगता है कि वो डेलिबरेटली लोगों को आहत करने के लिए या लोगों के मूल्यों को आहत करने के लिए बनाई गई है। तीसरा टेस्ट है कि अगर किसी भी मटेरियल में या किसी भी किताब में या किसी भी फिल्म में अगर कुछ सीन अश्लील हैं लेकिन ओवरऑल फिल्म आर्टिस्टिक है या ओवरऑल कंटेंट आर्टिस्टिक है तो उसको अश्लील नहीं कहा जा सकता। यह एग्जैक्टली हिकलिन टेस्ट के अपोजिट है। हिकलिन टेस्ट कहता है कि अगर कोई भी मटेरियल का छोटा सा हिस्सा भी अश्लील है तो वो पूरा मटेरियल को अश्लील कहा जाएगा। तो ये 3 टेस्ट हैं। जुडिशरी इन 3 टेस्ट को अप्लाई करती है और उस बेस पर डिसीजंस देती है अपने। तो भारतीय कोर्ट्स इन तीनों टेस्ट में से कौन से टेस्ट अप्लाई करता है वो आगे हम समझते हैं। भारतीय इतिहास में पहला केस जो अश्लीलता को लेकर कोर्ट में पहुंचा, उस केस का नाम था रंजीत डी उदेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में मिस्टर डी उदेसी पर आरोप था कि वो अश्लील किताबें बेचते हैं या अश्लील नोवेल बेचते हैं। उनकी बुक शॉप में एक नोवेल था जिसका नाम था लेडी चैटरलीज लवर। इस नोवेल के होने की वजह से उन पर केस किया गया था। भाई ऐसा क्या था इस नोवेल में कि उन पर केस हो गया? तो मैं एक छोटी सी डिटेल देता हूं उसके बारे में कि इस नोवेल में क्या था। यह नोवेल पब्लिश होता है 1928 में और यह पब्लिश होते ही पूरी दुनिया में बैन कर दिया जाता है। तो ऐसा इस नोवेल में क्या था कि पूरी दुनिया में बैन कर दिया गया? तो मैं बताता हूं छोटी सी स्टोरी इस नोवेल में क्या क्या है। नोवेल के मेन कैरेक्टर हैं लॉर्ड चैटरली जो एक एरिस्टोक्रेट है, मतलब जमींदार हैं, और उनकी पत्नी लेडी चैटरली। जो लॉर्ड चैटरली हैं वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान घायल हो जाते हैं और उनके कमर से नीचे वाला शरीर का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, तो वो सेक्सुअली इनकैपेबल हो जाते हैं और इस वजह से जो लेडी चैटरली हैं वो अकेलापन महसूस करती हैं। इसी अकेलेपन के दौरान उनकी मुलाकात होती है लॉर्ड चैटरली के एक नौकर से
वह नौकर जो उनके जमीन का ख्याल रखता था। उस नौकर के साथ लेडी चैटरली की नजदीकियां बढ़ती जाती हैं और लेडी चैटरली उससे कभी रात को कभी दिन में जंगल के रास्ते मिलने जाया करती है। तो इसमें क्या बुराई है? इसमें इतना अश्लील क्या है? अश्लील ये नहीं है। अश्लील क्या है? अश्लीलता ये है इस नोवेल की कि लेडी चैटरली और लॉर्ड चैटरली के नौकर के बीच में जो सेक्स के दौरान होने वाली बातचीत को बहुत खुलकर प्रदर्शित किया गया है। एक सेक्सुअली अराउज्ड वुमन अपने प्रेमी के साथ सेक्स के दौरान किस तरह की बातें करती है, उन बातों को उस किताब में बहुत ही डिस्क्रिप्टिवली लिखा गया है। तो इस बात को लेकर इस नोवेल में विवाद हुआ। विवाद होने का दूसरा कारण यह भी है क्योंकि यह नोवेल अपर क्लास वुमन और लोअर क्लास मैन के अफेयर को उस दौर में दिखाती है जब पूरी दुनिया में जमींदारी और कम्युनिज्म के बीच में लड़ाई चल रही थी। उसी दौर में रशिया में रिवॉल्यूशन भी चल रहा था। तो इस वजह से इस नोवेल का बहुत विरोध हुआ। भारतीय कोर्ट ने डी उदेसी के केस को डिसाइड करने के लिए हिकलिन टेस्ट का प्रयोग किया। क्या भारतीय कोर्ट्स अभी भी हिकलिन टेस्ट को प्रयोग करते हैं? तो आंसर है नहीं। अब मैं आपको कुछ केसेस का जिक्र करूंगा। उन केसेस के थ्रू मैं बताऊंगा कि कैसे भारतीय कोर्ट्स हिकलिन टेस्ट से दूर होते चले गए। तो पहला केस है मकबूल फिदा हुसैन वर्सेस राजकुमार पांडे केस। इस केस की वजह है मशहूर पेंटर एमएफ हुसैन की पेंटिंग जिसका ऑक्शन हो रहा था और उस ऑक्शन से मिलने वाला पैसा कश्मीर में आए अर्थक्वेक के विक्टिम को जाना था। एमएफ हुसैन ने एक पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम था भारत माता। उस पेंटिंग में एक महिला को न्यूड रूप में दिखाया गया था। तो कोर्ट में केस पहुंचा और कहा गया कि ये पेंटिंग अश्लील है, ऑब्सीन है। तो कोर्ट ने इस केस को डिसाइड करते हुए कहा कि न्यूडिटी होना अश्लील होना नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि जैसे सेक्स का सीन किसी भी मूवी में होने से मूवी सेक्सुअल नहीं हो जाती, वैसे ही न्यूडिटी होने की वजह से कोई चीज ऑब्सीन नहीं हो जाती है। अच्छा, आप लोग अब सोच रहे होंगे क्या न्यूड भी अगर अश्लील नहीं है तो फिर अश्लील किसको कहते हैं? तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि न्यूडिटी भी कभी कभी बहुत आर्टिस्टिक हो सकती है। इसको लेके मैं एक मूवी का नाम बताता हूं। मूवी का नाम है द पियानो। ये मूवी 1993 में आती है और इस मूवी को ऑस्कर भी मिला हुआ है। ये मूवी बहुत बेहतरीन तरीके से बताती है कि न्यूडिटी कितनी आर्टिस्टिक भी हो सकती है। दूसरी मूवी हमने देखा टाइटैनिक, उसमें भी कुछ न्यूड सीन्स हैं। तो क्या वो मूवी आर्टिस्टिक नहीं है? डेफिनेटली है। तो इसी तरह से कोर्ट ने कहा कि न्यूड होने से या न्यूडिटी होने से पूरा काम आर्टिस्टिक नहीं रहेगा, ये जरूरी नहीं है। हमने बताया था कि मिलर टेस्ट भी कहता है कि हमें ओवरऑल वर्क देखना चाहिए, ना कि कोई एक छोटा सा पार्ट। तो हिकलिन टेस्ट से आप देख सकते हैं कि कोर्ट कैसे धीरे धीरे हट रहा है। दूसरा केस आता है अजय गोस्वामी केस। इस केस में कोर्ट ये कहता है कि किसी भी मटेरियल का या किसी भी एक्ट का अगर असर चेक करना है तो मानसिक कमजोर लोगों के ऊपर नहीं करना चाहिए, हाइपर सेंसिटिव लोगों के ऊपर नहीं करना चाहिए। उनको तो हर चीज में कुछ ना कुछ दिक्कत दिखी जाएगी, या उनमें कितनी भी साधारण चीज हो फिर भी उनके मानसिक पर असर हो सकता है। तो कोर्ट कहता है कि अगर किसी चीज की अश्लीलता को चेक करना है तो समाज के उन लोगों पर टेस्ट करना चाहिए जो मानसिक तौर पर मजबूत हैं, मानसिक तौर पर समझदार हैं। तो फिर से कोर्ट हिकलिन टेस्ट से दूर हटकर मिलर टेस्ट की तरफ जा रहा है। तीसरा और फाइनल केस अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। ये केस 2014 में होता है। इस केस में कोर्ट फाइनली अनाउंस कर देता है कि नाउ इंडियन कोर्ट्स आर अवे फ्रॉम हिकलिन टेस्ट एंड नाउ दे विल फॉलो द मिलर टेस्ट और कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इस तरह से ये तो हुई लॉ
कानून और संविधान की बात। अब मैं बात करता हूं कि भारत के कल्चर में अश्लीलता को या आर्टिस्टिक फ्रीडम की क्या जगह है। तो इसके लिए मैं 4 उदाहरण दूंगा और उन उदाहरण के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि भारतीय संस्कृति में आर्ट को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो पहला एग्जाम्पल है खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर अगर आप देखोगे तो वहां पे बहुत सारे स्कल्पचर बने हुए हैं, मतलब मूर्तियां बनी हुई हैं। वो मूर्तियां बहुत ही एस्थेटिक हैं बट सेक्सुअल हैं। वहां पे आपको सेक्स की अलग अलग पोजीशंस में दिखाया गया है। तो एक बार आप देखोगे, सबसे ताज्जुब की बात यह है कि वो मूर्तियां मंदिर के ऊपर है। जो लोग अश्लीलता के बारे में बात करते हैं वो लोग मंदिर को बड़ा पवित्र कहते हैं। भारत में इतनी आर्टिस्टिक फ्रीडम दी गई है कि मंदिर की दीवारों पर तक इस तरह के चित्र और स्कल्पचर बनाए गए हैं। दूसरा उदाहरण मैं दूंगा कामा सूत्र का। महर्षि वात्स्यायन ने एक किताब लिखी कामा सूत्र। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कामा सूत्र में क्या लिखा है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूं कि कामा सूत्र कितनी अलग किताब है। कामा सूत्र में महिलाओं के किस किस तरह के योनि होती है उनके बारे में जिक्र है, और मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके बारे में भी जिक्र है। अलग अलग सेक्सुअल पोजीशंस के बारे में जिक्र है। आर्ट ऑफ किस किस कैसे किया जाए इसके बारे में भी जिक्र है। तो कामा सूत्र एक बहुत ही एक्सप्लिसिट किताब है। तो भारत के कल्चर में, भारत के लिटरेचर के कल्चर में भी बहुत आर्टिस्टिक फ्रीडम है। महर्षि लिख रहे हैं, महर्षि है वो, कोई अरे गहरे आदमी नहीं है। महर्षि किताब लिख रहे हैं कामा सूत्रा, तो आप समझ सकते हो कि कितनी आर्टिस्टिक फ्रीडम है। तीसरा उदाहरण मैं दूंगा एक और किताब का जिसका नाम है गाथा सप्तशती। इस किताब को सातवाहना रूलर्स ने लिखा था। सातवाहना कौन है? जो मौर्य एम्पायर के बाद जो अगले रूलर हुए हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक रीजन में, उनको सातवाहना कहा जाता है। तो उसमें से एक राजा था, नाम था उसका हाला। उसने ये किताब लिखी थी। ये किताब कामा सूत्र से बहुत अलग है। कामा सूत्र पैसे वालों का लव है, लेकिन गाथा सप्तशती जो नॉर्मल पीपल है उनका प्यार है। तो गाथा सप्तशती में क्या लिखा है, एक उदाहरण दूंगा मैं, उससे आप समझ सकते हैं कि गाथा सप्तशती का जो थीम है वो कैसी है। गाथा सप्तशती में एक पोइट्री है। उस पोइट्री में देवर और भाभी के बीच में बातचीत हो रही है। भाभी और देवर एक दूसरे के साथ प्यार में हैं। भाभी देवर को कह रही है कि यहाँ पर ससुराल में हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते क्योंकि यहाँ पे मेरे ऊपर मर्यादाएं बहुत है, लेकिन जब मैं मायके जाऊंगी तो तुम मेरे को लेने आना मेरे घर, वहां पर हम दोनों बड़े आसानी से मिल सकते हैं क्योंकि वहां पर मेरे ऊपर इतनी मर्यादाओं नहीं होंगी। तो अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह की थीम है इस किताब की। तो यहाँ पे फिर से आर्टिस्टिक फ्रीडम बहुत दी गई है। और चौथा उदाहरण मैं दूंगा संगम पोइट्री का, जो तमिलनाडु और साउथ इंडिया की पोइट्री है। ये साउथ इंडिया का सबसे पुराना लिटरेचर है। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि तमिल जो है संस्कृत से भी पुरानी लैंग्वेज बताई जाती है। तो ये बहुत पुराना लिटरेचर है। इस लिटरेचर में भी कविताएं लिखी हुई हैं। इसमें कई तरह की थीम है। उसमें एक थीम है एरोटिक लव एंड अफेयर्स। तो यहाँ पे फिर से मैं एक पोइट्री का जिक्र करूंगा और उससे आप अंदाजा लगाने की कोशिश करना कि किस तरह की थीम रही होगी। तो इसमें एक पोइट्री है। तो वो पोइट्री में एक प्रेमी है और एक प्रेमिका है जो दोनों की शादी नहीं हुई है। तो कुंवारी प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए बात करती है और कहती है कि जिस दिन अंधेरी रात होगी मैं उस दिन तुमको मिलने आऊंगी। तो प्रेमी कहता है कि नहीं, अंधेरी रात को मेरे से मिलने मत आना। क्यों? क्योंकि जब तुम अपने वस्त्र को हटाओगी तो अंधेरी रात में ये उजियारा बदन इतना चमकेगा कि दुनिया में पता चल जाएगा। तो वो कहता है कि आप उस दिन आना जिस दिन फुल मून हो। तो मून की चमक में तुम्हारे जो बदन की चमक है वो छिप जाएगी। तो यू कैन अंडरस्टैंड
What kind of erotic love is depicting here? तो भारत के इतिहास में आर्टिस्टिक फ्रीडम बहुत ज्यादा है। आप इन 4 उदाहरणों से अंदाजा लगा सकते। आई थिंक आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।